नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी चैनल के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 9 सितंबर 2021 के द हिंदू समाचार पत्र से। आइए एक एक करके देखते हैं। आज के जो टॉपिक्स हैं, ग्रीन हाइड्रोजन शून्य कार्बन भविष्य के लिए एक नया सहयोगी हो सकता है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे हाइड्रोजन के प्रकार, यानी ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन क्या होता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे और भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। और इसके साथ साथ भारत के परिदृश्य में भी इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा है विवादास्पद आरक्षण नीति, यानी अभी हाल ही में, यानी कुछ महीने पहले की ही बात है, उड़ीसा सरकार ने 15% आरक्षण की बात की। तो उस पर चर्चा करेंगे। यह आरक्षण है क्या, इसके प्रकार क्या हैं, और वर्तमान परिदृश्य में जो यह खबर है उससे कनेक्ट करके हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। इसी तरह से तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, एनएससीएन के निकी समूह के साथ युद्ध विराम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक सप्ताह के अंदर इस तरह का यह दूसरा युद्ध विराम या समझौता, भी कुछ दिन पहले ही कार्बी आंगलांग समझौता हुआ था। तो यह जो है, भारत लगातार आंतरिक सुरक्षा पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। और जो चौथी महत्वपूर्ण खबर है वह है दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों पर विधेयक का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल गठित कर लिया गया है। यह 8 सदस्यीय पैनल है जो कि 30 नवंबर तक इसको मसौदे को देना है। तो इस तरह से अब जो पुराना जो अधिनियम है, उस अधिनियम में संशोधन, अभी अगस्त महीने में ही इस पर जो है बात बनी थी, सब लोकसभा में इसको लाया गया था। और इस तरह से यह विधेयक पारित कर अब पुराने अधिनियम को बदलकर नया अधिनियम लाने की आवश्यकता है। तो और अंतिम है जो टॉपिक है, भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 वार्ता। तो यह वार्ता 11 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है। हम इसमें भारत के निहितार्थ या भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध, ऐतिहासिक थोड़ा सा चर्चा करेंगे संक्षिप्त में, साथ साथ वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंध क्या हैं, तालिबान को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो 2+2 वार्ता बैठक होगी, इसमें क्या जो है चर्चा होगी, और इसके साथ साथ 2+2 होता क्या है, 2+2 बैठक इसको क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और अंतिम में हम मुख्य परीक्षा हेतु 2 प्रश्नों को भी देखेंगे और प्रश्न को कैसे लिखा जाए उसकी ड्राफ्टिंग भी किया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है ग्रीन हाइड्रोजन, ए न्यू एलाई फॉर ए जीरो कार्बन फ्यूचर। तो यह पेज नंबर 6 के संपादकीय पृष्ठ में आया है। इसे जीएस के 3rd पेपर में हम लोग इसे डाल सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंतर्गत इसे हम देख भी सकते हैं। संदर्भ में हम बात करें तो ग्रीन हाइड्रोजन शून्य कार्बन भविष्य के लिए एक नया सहयोगी के रूप में कार्य कर सकता है, यानी यह हमारे लिए असीम जो है संभावनाएं ला सकता है। और यह एक विकल्प के रूप में, यानी यह जो है वैकल्पिक ईंधन के रूप में, वास्तव में स्वच्छ ईंधन के रूप में दुनिया के लिए डिकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों की सहायता के लिए यह प्रतिबद्ध है। वैज्ञानिक और टेक्नोक्रेट वर्षों से जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक ईंधन की खोज में लगे हुए हैं और इसके लिए जो है लगातार वो लोग प्रयासरत भी हैं, जो कि प्रति वर्ष 830 मिलियन टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए जिम्मेवार है, बदले में मानव प्रेरित वैश्विक ताप को भी प्रेरित करता है। तो इस तरह से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारें ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हमारे उद्योगों को शक्ति प्रदान करने के लिए, हमारे घरों को कार्बन डाइऑक्साइड रहित बनाने के लिए इस तरह से लगातार प्रयासरत हैं। COP26 की बैठक होने वाली है 1 से 12 नवंबर को ग्लासगो में। पार्टियों की आगामी 26वीं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इन सब बातों पर चर्चा होगी और इस पर एक कार्य योजना तैयार की जाएगी कि किस तरह से जो है हम लोग स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करें। तो इसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। अब बात आती है कि हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो है एक, कह सकते हैं कि ग्रह पर सबसे प्रचुर मात्रा में यह तत्व है, लेकिन यह अपने शुद्ध रूप में शायद ही कभी हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो इसका जो ऊर्जा घनत्व है डीजल से लगभग 3 गुना अधिक होता है। यहाँ पर पॉइंट दिया है हमने, यह 3 गुना अधिक होता है और यह घटना इसे ऊर्जा का एक समृद्ध स्रोत बनाती है। लेकिन चुनौती यह है कि LH2
यानी लिक्विड हाइड्रोजन को संपीडित या द्रवित करना है। इसे स्थिर शून्य से 253 डिग्री सेल्सियस यानी शून्य से 163 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान से इसे जिस पर तरल प्राकृतिक गैस संग्रहित किया जाता है पर रखा जाना चाहिए और इसका अत्यधिक लागत का उपयोग करने से पहले। तो इस ऊर्जा वाहक की उत्पादन तकनीक इसके अनुप्रयोगों के आधार पर भिन्न होती है। इसमें विभिन्न तो इस तरह से हाइड्रोजन के जो प्रकार हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की। तो ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा यह निर्मित किया जाता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत ही कम होता है। इसके तहत बिजली द्वारा जल यानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कणों में अलग कर लिया जाता है। हाइड्रोजन के प्रकार की हम बात कर लेते हैं। तो यह जो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, यह सौर पवन का उपयोग करके इसको किया जाता है। इसमें जो उत्पाद होते हैं जल और जल वाष्प, और यहीं पर अगर अन्य प्रकारों की जैसे ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, तो ये जो ब्लू हाइड्रोजन होता है इसमें जो है प्राकृतिक गैस से यह उत्पन्न होता है, जहां पर कार्बन कैप्चर और उसको रखने का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जा सकता है। इसे हम ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। तो यानी ये क्या है, यह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं ग्रे हाइड्रोजन की। तो यह प्राकृतिक गैस से यह भी उत्पन्न होता है जहां संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है। कहां निष्कासित किया जाता है? इसे वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। इसी तरह से ब्राउन जो है, ब्राउन हाइड्रोजन, इसका जो उत्पादन किया जाता है कोयले का प्रयोग करके। इसके जो है यह भी उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित कर देता है। ब्राउन में कोयले का प्रयोग किया जाता है और इन दोनों में प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से इनको अलग अलग डिफाइन करना आवश्यक है। और इनका प्रयोग कहाँ हम कर सकते हैं? तो हाइड्रोजन एक ऊर्जा कह सकते हैं, वाहक है, न कि स्रोत। इसका उपयोग ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की भी इसमें क्षमता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह जो है उच्च दक्षता, शून्य या लगभग शून्य उत्सर्जन जो संचालन होता है, उसके कारण हाइड्रोजन या फ्यूल सेलों में कई प्रयोगों से GHG यानी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने की यह क्षमता रखता है। और इसके साथ साथ जो है विद्युत ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करने में भी यह उपयोग करेगा। तो पेट्रोलियम शोधन, उर्वरक उत्पादन में भी इसका कार्य किया जाता है। अक्षय ऊर्जा के भंडारण, अतिरिक्त ऊर्जा, इन सब से यह बनाई जा सकती है। अब बात करते हैं दुनिया भर में हाइड्रोजन का उत्पादन की बात की जाए तो वर्तमान में 0.1% या कहें तो 75 मिलियन टन प्रति वर्ष हाइड्रोजन का उत्पादन होता है, जो कि 284 गीगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है। यानी अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण और तैनाती की बात की जाती है तो 0.3 गीगावाट की वर्तमान जो क्षमता है, इसे 2050 तक लगभग हम बढ़ा करके और तेजी से अगर विकास करें सारे विश्व के देश एक साथ एकजुट होकर के, तो इसे 5000 गीगावाट तक बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करें भारत की स्थिति, तो भारत भी चूंकि ऊर्जा की आवश्यकता है ही उसे, और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है, यानी चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बाद। हालांकि कुछ दिनों बाद यह यूरोपीय संघ को भी ओवरटेक कर लेगा, तीसरा सबसे बड़ा खपत वाला देश हो जाएगा। तो ऐसे में इसको ऊर्जा के अन्य साधन की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से भारत में हालांकि कह रहे हैं कि उद्योगों की बढ़ती मांग, भारत विकसित देशों की श्रेणी में आकर के खड़ा हुआ है, तो ऐसे में इसकी जो है मांग बढ़ेगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन की खपत भारत में अगर बात की जाए तो जैसे उर्वरकों, रिफाइनरियों, सहित उद्योग क्षेत्रों में अमोनिया, मेथेनॉल के उत्पादन में प्रति वर्ष लगभग 6 मिलियन टन हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। और यह देश के उत्तर पश्चिम भाग में 5 बिलियन की ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण इकाई भी स्थापित करने के लिए यह कार्य कर रहा है, जो कि बेल्जियम जितना बड़ा है। तो इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन की लागत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लागत हाइड्रोकार्बन ईंधन यानी जैसे कोयला, कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस आदि के समान हो जाएगी। तो इस तरह से उत्पादन और बिक्री बढ़ने पर कीमत में और कमी आएगी। तो भारत की जो हाइड्रोजन की मांग वर्ष 2050 तक ऐसा माना जा रहा है कि 5 गुना बढ़ जाएगी।
और इसमें 80% ग्रीन हाइड्रोजन होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो भारत आने वाले दिनों में शुद्ध निर्यातक बन जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का। पेरिस जलवायु समझौते की ही बात की जाए तो भारत ने वर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक ऐसा कहा गया है कि उत्सर्जन को जो है तीव्रता को 33 से 35% तक कम करने की प्रतिबद्धता भारत ने खुद जाहिर की है। और जैसे कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में वह मुझे लगता है कि 2022 तक ही 2030 के आंकड़े को छू जाएगा। तो इस तरह से भारत के पास ढेर सारी संभावनाएं हैं ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन हेतु, यानी अनुकूल। आप इसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति, यहाँ पर धूप वायु की प्रचुर मात्रा है, यानी भारत में 365 दिन में कहा जाता है कि 330 से 340 दिन तक सूर्य की ऊर्जा मिलती है, यानी रोशनी रहती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी को उन क्षेत्रों में बढ़ावा भी दिया जा रहा है और इस तरह से लगातार नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने देश में हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को स्थापित करने के लिए नई नई नीतियों का भी प्रयोग कर रहा है। हालांकि भारत के समक्ष चुनौतियां भी हैं। तो ये चुनौतियां क्या हैं? इनमें सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो आती है वो है आर्थिक चुनौती। ये सबसे बड़ा, अगर कुछ भी नहीं आ रहा दिमाग में तुरंत लिखिएगा। तो आर्थिक चुनौतियों में क्या हो सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्रयोग होता है तो उसमें आर्थिक स्थिरता, व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करने पर उद्योगों द्वारा सामना जो की जा रही है वो सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक। तो जिस तरह से परिवहन ईंधन सेल्स और के लिए हाइड्रोजन के प्रति मील के आधार पर जो ईंधन और प्रौद्योगिकियों की जो लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा है वह होनी चाहिए। तो इस तरह से उच्च लागत, सहायक बुनियादी ढांचे की कमी है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी, संरचनात्मक जो है विकास की भी आवश्यकता है भारत को। और इस तरह से भारत ने कई कदम भी उठाए हैं। भारत ने वर्ष 2021-22 के तहत ही राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन यानी नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की भी घोषणा कर दी है, उसका रोड मैप तैयार कर दिया है। भारत ने जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, पीएम कुसुम योजना, राष्ट्रीय पावर सौर हाइब्रिड नीति, इस तरह से जो है छतों के ऊपर सौर योजना, यह सब विकास कर रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ग्रीन एनर्जी पर आने वाले दिनों में यह कहा जा सकता है, हालांकि जो लागत की बाधा है यह धीरे धीरे यह फिर सस्ती होती जाएगी। तो इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन का जो उत्पादन लागत है एक बाधा के रूप में माना जाता है भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी IRE के अध्ययन के अनुसार ऊर्जा के हरित स्रोत की उत्पादन लागत वर्ष 2030 तक $1.5 प्रति किलोग्राम, सोचिए, होने की उम्मीद है विभिन्न कह सकते हैं उपागमों को अगर हम अपनाते हैं तो वैश्विक जनसंख्या 1.1% की दर से बढ़ रही है, जिससे ग्रह पर हर साल लगभग 83 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वर्ष 2040 तक अतिरिक्त बिजली की मांग 25 से 30% होने का अनुमान लगाया है। तो ऐसे में इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार शुद्ध शून्य उत्सर्जन वाली बिजली उत्पादन हासिल करने का सबसे अच्छा समाधान होगा और ग्लोबल वार्मिंग पर विशेषज्ञ दिशा निर्देशों को लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहना है। तो यह परंपरागत जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने की भी एक छलांग होगी। दूसरा महत्वपूर्ण संपादकीय पृष्ठ से ही है एक क्वेश्चनेबल कोटा पॉलिसी, यानी एक विवादास्पद आरक्षण नीति कह सकते हैं या कोटा नीति, और यह लगातार विवादों के घेरे में रहता है। तो यह पेज नंबर 7 पर है। इसको जीएस के सेकंड पेपर में हम डाल सकते हैं, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के तहत इसको हम। तो संदर्भ में विवादास्पद आरक्षण नीति, यह इसलिए क्योंकि यह लेख में आया हुआ है। क्यों चर्चा में रहा? तो अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में या इंजीनियरिंग और मेडिकल सीटों में 15% सिर्फ सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षण का प्रावधान की बात कर दिया। इसकी वजह से फिर से बहस उत्पन्न हो गई।
तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का यही कहना है कि नीट और जेईई जैसे जो एग्ज़ाम हैं, यह जो है कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू होने के बाद इन स्कूलों में कॉलेजों के छात्रों की संख्या काफ़ी कम हो रही है। तो उनका यही कहना है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए शारीरिक और आर्थिक कोचिंग संस्थानों की आर्थिक पहुंच की कमी से उत्पन्न असमानता को कम करने के लिए यह 15% का आरक्षण प्रस्ताव रखा है। तो यह जो है उनका कहना, उन्होंने अपने विधानसभा में पोस्ट यह कहा कि इस तरह से आम प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जो केवल कोचिंग सेंटरों में उपलब्ध है। और प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के पास कोचिंग सेंटरों में शारीरिक और आर्थिक दोनों तरह की पहुंच नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश छात्रों के लिए असमान स्थिति पैदा हो जाती है। तो कोचिंग संस्थानों को शारीरिक और आर्थिक पहुंच से असमानता जो बड़े पैमानों पर शहरों में है और अपेक्षाकृत महंगी है, तो इसके माध्यम से संबोधित किया जाएगा। और इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने राज्य के मेडिकल और इंजीनियरिंग स्कूलों में सरकारी हाई स्कूलों के छात्रों के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें आरक्षित करने का संकल्प लिया है। तो क्या यह निर्णय सही है या कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह राज्यों की विफलता है, ये भी कह सकते हैं। तो यह जो है उड़ीसा सरकार ने जो मेडिकल कॉलेजों में यह आरक्षण का प्रस्ताव रखा, तो कई रिपोर्टें देश के कई हिस्सों में सरकारी स्कूलों की खराब स्थिति को उजागर करती हैं। आज सोचिए कि सरकारी स्कूल में कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहता है, तो सरकारी बनाम अगर हम बात करें तो वह प्राइवेट स्कूल जो मॉडल स्कूल हैं, तो वहां पर क्यों भेज रहे हैं लोग? तो इसके पीछे क्या कारण है? तो सरकारी स्कूलों में यह परिवर्तन, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी। हालांकि हम नकारात्मक इसमें नहीं बात कर सकते हैं, इसके सकारात्मक उदाहरण हम दिल्ली से दे सकते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे गार्जियन प्राइवेट स्कूलों से छोड़ करके सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं अभी भी इच्छा शक्ति की कमी को दर्शा रहा है। यानी यह जो व्यवस्था दी गई 15% की, यानी सरकार अगर आरक्षण के बजाय उन छात्रों को आर्थिक सहायता कोचिंग संस्थानों की व्यवस्था अगर दी जाए, तो वह खुद जा करके या कहीं ना कहीं लोक लुभावन वाद को जोड़ने के लिए यह किया गया कार्य है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब यह एक गंभीर कार्य योजना का रूप है। क्यों? क्योंकि यह स्पष्ट ही नहीं है, लेकिन यह निर्णय निश्चित रूप से स्कूलों में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को यह दर्शा रहा है। तो इस हस्तक्षेप से यह आभास होता है कि सरकारी स्कूलों से बहुत कम उम्मीद की जा सकती है। मॉडर्न स्कूलों को विकसित करने का जो मौजूदा जुनून इस धारणा को पुष्ट करता है। तो यह इस तरह से कह सकते हैं कि भारत में 62%, यहां पर बात की जाए तो भारत में 62, ये विवरण दिया था, इसमें इन्होंने बताया यह सब कारण की वजह से उन्होंने आरक्षण। लेकिन यह आरक्षण क्या सॉल्यूशन है? आरक्षण से जो है यह असमानता को हम दूर कर सकते हैं? कहीं ना कहीं यह सरकार कार्य में विफल रही है। भारत में 62% यानी 62% छात्र सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में जाते हैं, वहीं 38% निजी संस्थानों में जाते हैं, जिनमें से कुछ अभिजात वर्ग के हैं और से संदिग्ध गुणवत्ता वाले। तो उड़ीसा में भी बहुत अधिक प्रतिशत छात्र सरकारी स्कूलों में जाते हैं। तो इन सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित संस्थानों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए उच्च तकनीकी संस्थानों में सीटें आरक्षित करना सभी तर्कों को यह कह सकते हैं धता बता रहा है। यह कह सकते हैं कि राज्य इस कार्य में विफल दिख रहा है। तो ऐसे में आरक्षण की इस नीति की घोषणा करके सरकार यह स्वीकार करती दिख रही है कि वह अधिकांश छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने, उन्हें तकनीकी संस्थानों में अपनी योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने के लिए आवश्यक योग्यता प्रदान करने में कर्तव्यों में अपने वह विफल रही है। तो इसके पीछे क्या कारण है? जबकि उड़ीसा कहा जाता है कि दशकों पहले उड़ीसा के छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में उच्च सफलता दर थी। इसका श्रेय सरकारी स्कूलों में रखी गई मजबूत शैक्षिक नींव को दिया गया और उन दिनों शिक्षकों को उनकी निर्विवाद ईमानदारी और सत्य निष्ठा के लिए जाना जाता था। याद हो तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल हम
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करेंगे, उस समय कल्याण सिंह की सरकार आई हुई थी। तो उस समय उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटर जो 10th और 12th का जो रिजल्ट हुआ करता था, वह जो है मात्र 20% से 25%, यानी 10 से लेकर के 20% से ज़्यादा रिजल्ट आया ही नहीं था। लेकिन उस 10 से 20% जो छात्र पास हुए थे, और वह छात्र आज कहीं ज़्यादा आगे मतलब उन्होंने विकास किया है। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा में सुधार और पद्धति में सुधार की आवश्यकता है। संस्था बनाना कठिन है, इसका पुनर्निर्माण और भी कठिन है, क्योंकि राज्य केवल सरकारी स्कूलों में शिक्षा में सुधार की इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। जहां बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, तो उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षकों और छात्रों के मनोबल का निर्माण करने में काफी मदद मिलेगी, जो कि एक हीन भावना के साथ बड़े होने की संभावना है। तो यदि कह सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण नीतियों का पालन किया जाता रहेगा, तो इस तरह से आने वाले दिनों में शिक्षा पद्धति और खोखली सिद्ध हो जाएगी, खोखली साबित हो जाएगी। तो ये तो रहा बात जो है इस खबर का आशय था। अब यहीं पर थोड़ा सा यह आरक्षण, मतलब यह सरकार को सबसे आसान दिखा आरक्षण, उसने 15% आरक्षण दे करके जनता को खुश कर दी। तो अब यहां पर आरक्षण का अर्थ क्या है कि अपनी जगह को सुरक्षित करना आरक्षण कहलाता है। और इसमें संवैधानिक प्रावधानों में जैसे अनुच्छेद 46 यह प्रावधान करता है कि राज्य समाज के लिए, यहां पर यह राज्य होगा, राज्य समाज के कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक हितों, विशेषता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा। इसी तरह से अनुच्छेद 15 के 4 में प्रावधान है कि पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4) यानी अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फिर पदोन्नति में भी आरक्षण की बात का प्रावधान करता है। अनुसूचित जनजातियों के हितों और संरक्षण के लिए भी यह राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने में समर्थ हो सके, तो इसलिए संविधान में आरक्षण का उल्लेख है। तो आरक्षण के प्रकार में जैसे सबसे पहला है जातिगत आरक्षण। तो केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित उच्च शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध सीटों में 22.5% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित है, जिनमें से अनुसूचित जातियों के लिए 15%, जनजातियों के लिए 7.5% 7.5%। तो ओबीसी के लिए अतिरिक्त 27% आरक्षण को शामिल करके आरक्षण का यह प्रतिशत 49.5% तक बढ़ा दिया गया। तो इस तरह से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 14% सीटें अनुसूचित जातियों, 8% सीटें जो है जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अब आता है प्रबंधन कोटा। तो जाति समर्थक और आरक्षण के अंतर्गत प्रबंधन कोटा सबसे विवादास्पद कोटा है, चूंकि प्रमुख शिक्षाविदों द्वारा भी इसकी गंभीर आलोचना की गई है, क्योंकि जाति, नस्ल, धर्म पर ध्यान दिए बिना आर्थिक स्थिति के आधार पर यह कोटा है, जिससे कि जिसके पास भी पैसे भी हों तो उसकी अपनी सीट खरीद सकता है। तो इसमें निजी महाविद्यालय प्रबंधन की अपनी कसौटी के आधार पर तय किए जाते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए 15% सीट आरक्षित कर सकते हैं। इस कसौटी में महाविद्यालयों की अपनी प्रवेश परीक्षा या कानून तौर पर 10+2 के न्यूनतम प्रतिशत शामिल होते हैं। इसी तरह से लिंग आधारित आरक्षण, महिलाओं को ग्राम पंचायत और नगर निगमों में 33% आरक्षण प्राप्त है। बिहार जैसे राज्य में ग्राम पंचायतों में महिलाओं को 50%, अभी उड़ीसा ने भी 50% कर दिया। तो इस तरह से, और धर्म आधारित आरक्षण की बात की जाए तो कुछ राज्यों में धर्म के आधार पर भी आरक्षण, जैसे तमिलनाडु सरकार ने मुसलमान और ईसाइयों के लिए 3.5% आवंटित किया है। तो यह जो है इस तरह से धर्म आधारित, और राज्य के स्थायी निवासियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था, यानी कुछ अपवादों को छोड़कर राज्य के अधीन सभी नौकरियां उस राज्य में रहने वाले सभी निवासियों के लिए आरक्षित होती हैं। तो इस तरह से चंडीगढ़ में पहले 80% सीटें चंडीगढ़ के निवासियों के लिए आरक्षित थी, अब यह 50% कर दी गई हैं। तो इसी तरह से सामान्य वर्ग में आर्थिक आधार पर भी आरक्षण बताया ही 10%, और आरक्षण के अन्य मानदंड भी है, जैसे खेल हस्तियों के लिए आरक्षण, सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए आरक्षण, शहीदों के परिवार के लिए आरक्षण, अंतरजातीय विवाह से पैदा हुए बच्चों के लिए आरक्षण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सार्वजनिक बस परिवहन में सीट आरक्षण। तो इस तरह से यह सब प्रकार हैं। अब बढ़ते हैं, तीसरी जो महत्वपूर्ण है वह सीज फायर विथ NSCN के निकी ग्रुप। तो पेज नंबर 8 पे आई हुई खबर है, इसको जीएस के 3rd पेपर सिक्योरिटी के अंतर्गत हम लोग डाल सकते हैं। संदर्भ यह है कि NSCN
के निकी समूह के साथ युद्ध विराम। तो गृह मंत्रालय का यही कहना है कि समझौते से नगा शांति प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा और इस तरह से भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड निकी समूह के बीच 8 सितंबर 2021 से प्रभावी और 1 वर्ष से अवधि के लिए युद्ध विराम समझौता हुआ है। और दोस्तों, यह समझौता लगातार, मतलब यह कह सकते हैं कि भारत लगातार अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर रहा है और लगातार जो है समझौते हो रहे हैं। तो इस तरह से यह अभी जो समझौता हुआ है, यानी कह सकते हैं निकी जो सूमी के नेतृत्व वाला नगा विद्रोही समूह NSCN के एक गुट के साथ संघर्ष विराम समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, यह वही गुट है जिसके खिलाफ 2015 में NIA ने मणिपुर में 18 भारतीय सेना के जवानों की कथित हत्या के लिए 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। लेकिन गृह मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी है कि गृह मंत्रालय के मुताबिक शांति समझौता 8 सितंबर से 1 साल के लिए, यानी यह 1 साल के लिए लागू किया गया है। तो इस दौरान समूह के 200 से अधिक कार्यकर्ता ने 83 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। तो इस तरह से संघर्ष विराम समझौता नगा शांति प्रक्रिया और पूर्वोत्तर की उग्रवाद मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस तरह से भारत की आंतरिक जो सुरक्षा है वह मजबूती प्रदान करेगी और इस तरह से उग्रवाद मुक्त उत्तर पूर्व के, कह सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने और नगा शांति प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड निकी गुट के साथ संघर्ष विराम समझौता यह किया गया और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री की अहम भूमिका रही। पिछले साल दिसंबर में ही खूंखार आतंकवादी निकी सूमी के नेतृत्व में NSCN ने संघर्ष विराम की घोषणा की थी और कहा था कि संगठन ने शांति वार्ता शुरू करने के लिए ही केंद्र सरकार से जो है यह माना है, तो केंद्र सरकार से यह संपर्क किया है। तो गृह मंत्रालय ने कहा भी है कि भारत सरकार ने पहले ही NSCN IM और अन्य नागा समूहों जैसे NSCN NK, NSCN R और NSCN K खांगों के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अगर हम बात करें तो बीते दिनों जो हुए हैं 2019 में ही एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत 88 NLFT SD के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो 88 कैडरों ने 44 हथियारों के साथ त्रिपुरा में आत्मसमर्पण किया। इसी तरह से 2020 में यहां पर आप देख सकते हैं कि बोडो समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही NDFB के सभी गुटों सहित विद्रोही समूहों के 2250 से अधिक कैडरों ने 423 हथियारों और भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ असम में आत्मसमर्पण किया। कहां पर किया? असम में आत्मसमर्पण किया। इसी तरह से 23 फरवरी 2021 को कार्बी समूहों के 1040 नेताओं और कैडरों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया और 4 सितंबर को ही कार्बी आंगलांग समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि यह लगातार नॉर्थ ईस्ट में शांति यानी उग्रवाद मुक्त समृद्ध पूर्वोत्तर का जो संकल्प है वह धीरे धीरे साकार होता दिख रहा है। तो संघर्ष विराम समझौता नगा शांति प्रक्रिया और पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तो इस तरह से उग्रवाद मुक्त और समृद्ध पूर्वोत्तर, यह दृष्टिकोण भारत के प्रधानमंत्री का पूरा होते हुए दिख रहा है। तो नगा शांति प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के निकी समूह के साथ यह समझौता करते हुए इसको कह सकते हैं कि पूरी तरह से प्रासंगिक बनाया है। उनके इस जो उन्होंने यह बीड़ा उठाया है कि हम उधर सुरक्षा को मजबूत कर सकेंगे। तो केंद्र सरकार के साथ 2015 में समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर किया था किसने? NSCN IM ने। तो इस तरह से लेकिन 4 साल तक बातचीत के बाद फाइनल समझौते पर वह अलग झंडे और संविधान को लेकर अड़ गया। तो इस तरह से नागालैंड पर नजर रखने वाले सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि मोइवा के अड़ियल रवैये के भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों का अब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से मोह भंग होने लगा है। सरकार के प्रति आस्था
बढ़ रही है। और ये हमारा देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है, पूरी तरह से सामरिक दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं, तीनों ओर से ऊपर जो है चीन है, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, तो सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक, राजनीतिक सभी दृष्टिकोण से यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यही कारण है कि भारत सरकार नित नए समझौते कर कर यहाँ पर शांति के प्रयास स्थापित कर रही है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। पैनल सेट अप टू ड्राफ्ट बिल ऑन ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो इस तरह से यह पेज नंबर 10 पे आया है। इसको जीएस के सेकंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी भारत सरकार ने दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों के लिए नए कानून बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है। तो यहां पर संदर्भ भी यही है कि विधेयक पर मसौदा तैयार करने के लिए यह पैनल गठित किया गया है। तो भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल वीजी सोमानी की अध्यक्षता में, किसके? वीजी सोमानी, ये ध्यान रखेंगे, वीजी सोमानी की अध्यक्षता में गठित पैनल, यह जो है इसमें 8 सदस्यीय पैनल है। आगे हमने इसको लिखा है, यह 8 सदस्यीय पैनल है, जिसमें इसके तहत क्या किया जाएगा? यह पैनल 30 नवंबर तक, कब तक? 30 नवंबर तक सारे दस्तावेज को जमा करेगा। और भारत के सर्वोच्च नियामक निकाय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अनुसार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, ये देख रहे हैं ना, 1940 का है। तो दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के आयात, निर्माण, वितरण और बिक्री को नियंत्रित करता है। तो हाल ही में चिकित्सा उपकरणों को जोड़ने के लिए इसमें संशोधन किया गया था और सरकार ने नई दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरण विधेयक को तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, ताकि नई दवाएं, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा उपकरण अधिनियम तैयार किया जा सके। और इस पैनल के अन्य सदस्यों में राजीव वधावन, डॉक्टर ईश्वर रेड्डी, आईएएस अधिकारी एनएल मीणा के बाद हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के ड्रग कंट्रोलर भी इसमें शामिल हैं। तो यह 27 अगस्त को आदेश में कहा गया था कि समिति में पूर्व विधायी परामर्श करेगी और वर्तमान अधिनियम में पहले से तैयार किए गए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स बिलों की जांच करेगी और डी नोवो ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस बिल के लिए एक मसौदा प्रस्तुत करेगी। और 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विनियमन के उद्देश्य से चिकित्सा उपकरणों को दवाओं की श्रेणी के रूप में मानते हुए नियामक दायरे में लाया था। तो इस तरह से यह जो है 1940 में बनाया गया था। इसमें कई संशोधन भी हुए थे। यह अब उद्योग के लिए बहुत भ्रमित और अस्पष्ट हो गया है। यही कारण है कि इसको बदलाव करने की आवश्यकता हुई। तो शीर्ष दवा कंपनियों की एक लॉबी समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी ने कहा कि अगर सरकार ने अभी प्रक्रिया शुरू की है तो नए कानून को अधिसूचित करने में कम से कम 1 साल का समय लगेगा, क्योंकि मसौदा पहले लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। वहीं दवा फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य अधिकारी का यही कहना था कि अधिनियम कुछ भी नवीनतम के बारे में बात नहीं करता है। तो उदाहरण के लिए जैसे यह दवाओं की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं देता, क्योंकि यह स्वतंत्रता पूर्व युग की है। हमें तुरंत नवीनतम अधिनियम की आवश्यकता है। तो ये सब पॉइंट को आप लिख सकते हैं। हालांकि उद्योग के विशेषज्ञों ने बताया है कि पैनल में कई अन्य क्षेत्रों के अधिकारी शामिल होने चाहिए। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री के फोरम जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने भी कहा कि निर्माताओं, डॉक्टरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों तथा उपभोक्ता या रोगी निकायों जैसे अन्य हितधारकों के भी प्रतिनिधित्व के बिना ऐसी समिति बनाने के लिए हितों का यह एक बहुत बड़ा संघर्ष होगा। तो इसलिए सरकार लगातार प्रयासरत है और इस तरह के कार्य यह भी एक कह सकते हैं कि इससे दवाओं का उचित मूल्य निर्धारण किया जा सकेगा, ऑनलाइन बिक्री हो सकेगी। अब सोचिए 1940 अधिनियम के तहत यह नहीं कर सकते हैं, तो अब परिवर्तन बहुत ही आवश्यक हो गया है। यही कारण है सरकार ने यह कदम उठाया। अब बढ़ते हैं लास्ट जो टॉपिक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू होल्ड 2+2 मीटिंग। तो यह 2+2 या पेज नंबर 10 पे आया हुआ है। इसको IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन से हम लोग जोड़ सकते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 सितंबर को होने वाली है
2+2 वार्ता। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह 2+2 जो है बैठक से नए आयाम खुलेंगे, नए संबंधों का आगाज होगा और भारत ऑस्ट्रेलिया और भी मजबूती से हिंद प्रशांत महासागर की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे और इसके साथ साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा की संभावना है। तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन के साथ बातचीत करेंगे। तो इसमें बातचीत में जो महत्वपूर्ण जो मुद्दे होंगे, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि में ऑस्ट्रेलिया के दोनों वरिष्ठ मंत्री दौरे पर हैं। तो इस तरह से दोनों जयशंकर और राजनाथ सिंह अपने समकक्षों के साथ बैठकर इस चर्चा पर गहन अध्ययन और करने की संभावना है। इसी तरह से 2+2 वार्ता में यह क्षेत्र जो है चीन की बढ़ती सैन्य आक्रामकता के मद्देनजर भारत और प्रशांत क्षेत्र में समग्र सहयोग को बढ़ावा देने पर भी जोर देने की उम्मीद की जा रही है और द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर भी और विस्तार से चर्चा करने की उम्मीद है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग का विस्तार करने के समग्र लक्ष्य के तहत विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच यह 2+2 डायलॉग स्थापित किया गया है। तो इस तरह से भारत के पास अमेरिका और जापान सहित बहुत कम देशों के साथ बातचीत के यह लिए ऐसा ढांचा बनाया गया है। तो इसमें जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये विवरण हमने आपको बताया ही कि ये इन सब पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे रक्षा मंत्री, यानी 2+2 का मतलब ही है कि दो मंत्री, यानी रक्षा मंत्री और उसमें विदेश मंत्री दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं। 11 तारीख को इसमें बैठक है और 2+2 का मतलब ये होता है कि विदेशी सम्मेलनों द्वारा अपनाया गया एक यह शब्द है और इसका प्रयोग आमतौर पर दो देशों के रक्षा और विदेश मंत्रालयों के बीच के संवाद तंत्र को विकसित करने के लिए किया जाता है। तो समझ में आई बात 2+2 क्या है। और भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य अगर संबंधों की पृष्ठभूमि पर हम बात करें तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर हम चर्चा करते हैं तो यह काफी पुराना संबंध है। 1944 में ही भारत में ऑस्ट्रेलिया का पहला उच्चायुक्त नियुक्त कर दिया गया था। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भारत के पहले उच्चायुक्त को 1945 में ही जो है नियुक्त कर दिया गया था। इसी तरह से कोलंबो योजना, ये बहुत चर्चित योजना है, न्यू कोलंबो भी आ गई ये योजना। तो इसके तहत भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में जाकर अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और यह 50 के दशक में ही यह योजना आई थी। इसी तरह से भारत ऑस्ट्रेलिया परिषद की भी स्थापना 1992 में की गई। इसी तरह से 2008 में पारस्परिक विधिक सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया दोनों देशों ने। 2009 में दोनों देशों ने सुरक्षा पर एक संयुक्त घोषणा सहित रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के पर द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी तरह से 2014 में नागरिक परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। 2016 में ऑस्ट्रेलियाई संसद ने सिविल न्यूक्लियर ट्रांसफर टू इंडिया बिल 2016 पर पारित किया था। इसी तरह से और इस तरह से यह तो रहा पूरा 1950 से लेकर अब तक का जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब इसके बीच जो आर्थिक संबंध हैं तो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं दोनों। इस तरह से भारत कह सकते हैं कि ग्रोइंग स्टेज में है और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पहचान करते हुए भारत के साथ बहुत सारे आर्थिक संबंध बढ़ाने के प्रयास कर रहा है। तो यही कारण है कि भारत ऑस्ट्रेलिया में भारत का जो निर्यात है लगभग $4.6 बिलियन का, जबकि इसी अवधि में ऑस्ट्रेलिया से भारत का जो आयात है वह $11 बिलियन का है। अब सोचिए, तो इस तरह से दोनों यह आर्थिक यानी भारत बहुत बड़ा मार्केट है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया भारत की ओर आकर्षित हो रहा है और दोनों देश वर्तमान में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसे CECA कहते हैं, सहमति बनाने पर भी प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से शैक्षणिक संबंध हमने बताया ही, न्यू कोलंबो योजना शुरू की गई है। स्किल इंडिया मिशन के तहत 2022 तक भारत सरकार ने 400 मिलियन लोगों को प्रशिक्षित करने का भी लक्ष्य रखा है। इसी तरह से सामरिक संबंध, तो सामरिक संबंध इंडो पैसिफिक रीजन यानी हिंद प्रशांत महाक्षेत्र की जो महासागर क्षेत्र की सुरक्षा के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया क्वाड जैसे संगठन का गठन किया गया है। इसी तरह से परमाणु सहयोग में भी एक दूसरे के साथ, रक्षा संबंध में एक दूसरे के साथ अभी ऑसी इंडेक्स हो ही रहा है। 5 दिवसीय दोनों नौसेनाओं के बीच युद्धाभ्यास यह चल ही रहा है। रक्षा संबंध में भी दोनों ने काफी मजबूती प्रदान की है। क्वाड मैंने चर्चा पहले भी कई बार कर चुका हूं। इसी तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट भी कर रहा है और
और भी बेहतर कर सकता है, जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में भी भारत, ऊर्जा के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यह और भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य संबंधों में हमने बताया है कि निष्कर्षतः आप यही लिख सकते हैं कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच यह संबंध और प्रगाढ़ होंगे। और इंडो पैसिफिक, चूंकि इंडियन ओशन, चूंकि जिस तरह से चीन बढ़ती ताकत को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान ने क्वाड समूह का गठन किया, उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को भी भारत की जरूरत है और भारत को ऑस्ट्रेलिया की जरूरत है। तो आगे की राह क्या हो सकती है? आगे भारत और ऑस्ट्रेलिया अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वह अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में, और प्रगति करेंगे। इस तरह से आप इसको निष्कर्षता लिख सकते हैं। और अब पढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। आज हमने 2 प्रश्नों को लिया है। उदाहरण देकर स्पष्ट करें कि ग्रीन हाइड्रोजन हमें शून्य कार्बन भविष्य की ओर कैसे ले जा सकता है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको लिख सकते हैं। भूमिका में आप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट को संक्षिप्त में लिखते हुए विवरण में हाइड्रोजन, पहले सबसे बड़ी चीज यह है कि भविष्य में, जैसे भूमिका में हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है वह कितना महत्वपूर्ण है और यह आने वाले दिनों में कैसे, मतलब वैकल्पिक ईंधन के रूप में कैसे एक महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंचेगा। और फिर ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, साथ साथ हाइड्रोजन के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, उसके अन्य प्रकारों की भी चर्चा संक्षिप्त में करते हुए, और फिर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत के द्वारा भी किए गए प्रयासों को भी इसमें लिखते हुए उत्तर को लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा और निष्कर्षता एक कह सकते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष, यानी उत्तर के तीनों भाग, प्रथम भाग में भूमिका, द्वितीय भाग में मुख्य कह सकते हैं मध्य भाग, इसमें विवरण पूरा करेंगे और अंतिम भाग में निष्कर्ष लिखेंगे। इसी तरह का प्रयोग दोनों प्रश्नों के अंतर्गत, जैसे आरक्षण सोशल इंजीनियरिंग के लिए एक उपकरण है, लेकिन प्रतिस्पर्धी लोक लुभावनवाद के परिणाम स्वरूप अक्सर गलत तरीके से लागू किया जाता है। तो प्रासंगिक उदाहरण के साथ इसका जो है कह सकते हैं ना मूल्यांकन टाइप का, यानी कि देखिए आपको एकदम विपक्ष में भी नहीं लिखना आरक्षण के, न पक्ष में लिखना है। और इस तरह से राज्य सरकार को भी, जैसे कि कुछ राज्यों में अच्छा कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, तो उनके भी उदाहरण लेकर के ही इन तीनों भागों में ही इन उत्तर को आपको पिरोना है। तो इस तरह से आशा करता हूं कि आज का यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।